नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिको पर। तो किसान भाइयों, आज हम जानेंगे मृदा के रसायन विज्ञान के बारे में, जिसमें हम देखेंगे मिट्टी का घोल, मिट्टी का पीएच, मिट्टी की विद्युत चालकता, यूरिया से होने वाली अम्लीयता और फास्फोरस खाद से होने वाली अम्लीयता। तो चलिए शुरू करते हैं मिट्टी का घोल। आखिर ये मिट्टी का घोल होता क्या है? चलिए, तो मिट्टी का घोल मिट्टी में उपस्थित जैविक पदार्थ का स्राव, सभी पोषक तत्व, मृदा में उपस्थित जल और मृदा में उपस्थित वायु, इन सबका सम्मिश्रण का एक घोल बनता है। तो जो मिट्टी का घोल होता है किसान भाइयों, उसका अकार्बनिक पदार्थों से सीधा सीधा संबंध होता है। अकार्बनिक पदार्थों से पोषक तत्व इसके मिट्टी के घोल में आते हैं, मिट्टी के घोल में जाते हैं, फिक्स होते हैं। वहीं पर जैविक पदार्थों की बात करें तो सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं, फंगाई, फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह सभी, इन लोगों का भी इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ये मिट्टी के घोल में से पोषक तत्वों को उठाते हैं, फिक्स करते हैं, अपनी विभिन्न क्रियाएं करते हैं, मिट्टी के घोल में पोषक तत्वों को लाने का काम करते हैं। वहीं पर कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो इसका सीधा सीधा संबंध मिट्टी के घोल से, ये मिट्टी के पीएच पर, ईसी पर, सभी चीज़ों पर, पोषक तत्वों की उपलब्धता पर असर डालता है। इसमें जितना ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ हो मिट्टी में होगा, मिट्टी का घोल उतना ही बेहतर बनेगा, क्योंकि उसमें जैविक अम्ल की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होगी। प्रबंधन प्रविष्टियाँ मतलब कि मैनेजमेंट इनपुट्स। आपने यूरिया डाला तो वो वापस बाहर नहीं आता, आपने डीएपी डाला वापस बाहर नहीं आता है। यूरिया और डीएपी का मिट्टी के घोल में घोल बन जाता है। वहीं पर कुछ चीज़ें अकार्बनिक पदार्थों के साथ या कार्बनिक पदार्थों के साथ या जैविक पदार्थों के साथ कुछ पोषक तत्व फिक्स हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, मिट्टी का घोल ही वो चीज़ है जिसमें सभी पोषक तत्व लेते हैं और अपना विकास करते हैं। चलिए, मिट्टी के घोल का और आगे अगर हम डिटेल में देखें वो कैसे काम करता है, कि ये जो प्लेट्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये क्ले की प्लेट्स, इसके ऊपर ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं, ये सभी पोषक तत्व हैं अलग अलग तरह के। और ये जो धागे नुमा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ब्राउन कलर का, ये है ऑर्गेनिक मैटर। इस पर भी बहुत सारे पोषक तत्व लगे हुए हैं। तो जैसे ही मिट्टी में पानी आता है, ये क्ले के और ऑर्गेनिक मैटर के पोषक तत्व सभी इस पानी में घुलने लग जाते हैं। और इस घोल से ये जो पौधा है, इस पौधे की जड़ें अपने आवश्यक चीज़ों को उठा लेती हैं और ऊपर पौधे में भेज देती हैं। तो इस तरह से मिट्टी के घोल से पोषक तत्वों का आगमन पौधों में होता है। यहाँ पर इसे थोड़ा और डिटेल दिखाया गया है। तो जैविक पदार्थ ये आता है, घुलता है और मिट्टी के सोल्यूशन में घुलता है। जो फर्टिलाइजर हम लोग डालते हैं वो सारे यहाँ पर आकर घुलते हैं। उसके बाद आता है गोबर की खाद वगैरह और बायोसोलिड्स, ये सब आकर मिलते हैं फाइनली मिट्टी के घोल में। देखिए, अगर मिट्टी के घोल में अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है या इरिगेशन ज़्यादा देती है, मिट्टी से का घोल नीचे बहकर चला जाता है, उसके साथ में पोषक तत्व वगैरह सभी बहकर चले जाते हैं। इसके बाद आता है रन ऑफ। रन ऑफ में ये होता है कि अगर खेत में पानी ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर हम ज़्यादा इरिगेशन कर देते हैं तो पानी ऊपर बहने लग जाता है। इसके थ्रू भी पोषक तत्वों का या मिट्टी के घोल का नुकसान होता है। और तीसरा जो पोषक तत्व या मिट्टी का घोल जो निकलता है हमारे खेत से बाहर, वो निकलता है पैदावारों के उसके रूप में। जो हमारी फसल है उसका सबसे मुख्य भाग यहाँ पर दिखाया गया है मृदा के घोल को। तो किसान भाई, यहाँ पर हम समझ सकते हैं मिट्टी का घोल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसके बाद बात करते हैं मिट्टी की पीएच की। तो शुद्ध भाषा में कहूँ तो अम्लीयता और क्षारीयता को नापने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। ये 0 से लेकर 14 तक इसमें नापा जाता है। इसमें जो 7 नंबर होता है उसे न्यूट्रल मानते हैं। वहीं पर 7 से कम, जैसे जैसे कम होता जाता है मिट्टी अम्लीयता बढ़ती जाती है। और 7 से जैसे जैसे 8 की तरफ या 14 की तरफ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे क्षारीयता बढ़ती जाती है, लवण की मात्रा मिट्टी में बढ़ती जाती है। इसका हमारे पोषक तत्वों की उपलब्धता पर क्या असर पड़ता है? ठीक है, तो यहाँ पर हरा कलर है तो ये इसमें ज़्यादा पोषक तत्व मिलेंगे। वहीं पर पीला कलर है तो पोषक तत्व मीडियम मिलेंगे। वहीं पर अगर लाल कलर है तो पोषक तत्वों की उपलब्धता मिट्टी में कम हो जाती है। चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए नाइट्रोजन 6 से लेकर 7.5 के बीच में सबसे ज़्यादा मिल रहा है और 7 पर सबसे ज़्यादा मिल रहा है, ये न्यूट्रल पीएच पर मिल रहा है। फास्फोरस को भी देखिए तो 7 पर ज़्यादा मिल रहा है। ऐसे ही पोटेशियम को देखिए तो 6 पर ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है, उसके बाद वो लगातार एक जैसा मिलता है। वैसे ही सल्फर भी पोटेशियम की तरह ही पेश आता है। और फिर कैल्शियम को देखें तो 6.5 से 7.5 के बीच में ही अच्छा मिलता है, उसके बाद वो कम होने लग जाता है। कैल्शियम की तरफ मैग्नीशियम भी व्यवहार करता है मिट्टी में। आयरन को देखें तो ये अम्लीय मिट्टी में अच्छा मिलता है पौधे को। वहीं पर अगर मैग्नीज को देखें तो वो भी अम्लीय मिट्टी में अच्छा मिलता है। बोरॉन, कॉपर और जिंक, ये सभी अम्लीय मिट्टी में अच्छे मिलते हैं। वहीं पर 6.5 से 7.5 के बीच मिलने वाले जो पोषक तत्वों की मात्रा है, चाहे वो आयरन हो, मैग्नीज हो, बोरॉन, कॉपर कुछ भी हो, ये सभी हमारे पौधे के लिए काफ़ी होती है। इसलिए ये जो पीएच है 6.5 से 7.5 की रेंज है, इसे फसलों के लिए बेस्ट माना गया है। कोई भी मिट्टी हो, अगर आपकी मिट्टी एसिडिक है या आपकी मिट्टी क्षारीय है तो आप जैविक खादें अपने खेत में लगातार लगाते रहिए। हरी खाद लगाइए, हरी पत्ती की खाद लगाइए, गोबर की खाद लगाइए। उससे आपकी मिट्टी धीरे धीरे करके न्यूट्रल हो जाएगी और आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। पेड़ पौधे 7.1 पीएच पर सबसे अच्छे हुए हैं, सबसे ज़्यादा पत्तियां हैं। वहीं पर रूट या जड़ों का गुच्छा देखें तो वो भी अच्छा है। जैसे जैसे पीएच बढ़ता है, क्षारीयता बढ़ती है और आपके पौधों की बढ़वार कम होती जाती है। वहीं पर कम होने पर भी 5.5 पीएच तक लगभग सब कुछ ठीक था, उससे कम होने पर पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है।
देखिए यहाँ पर अलग अलग फसलों के लिए पीएच रेंज दी गई है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद चलिए विद्युत चालकता को समझते हैं। विद्युत चालकता मिट्टी में लवण की मात्रा या मिट्टी की लवणता को मापने का एक जरिया है। ये आप यहाँ पर देखिए ईसी 2.4 था तो पौधे की ग्रोथ कुछ ऐसी थी, मिट्टी का ईसी अगर 2.1 है तो पौधे की ग्रोथ कुछ ऐसी है, तो विद्युत चालकता 1.8 है, तो आपकी पौधे की ग्रोथ सबसे बेहतर है, पौधा सबसे अच्छे से बढ़वार कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नाइट्रोजन चक्र, हम ये पहले भी देख चुके हैं। जैसे ही हम यूरिया डालते हैं वो पानी से मिलता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, हाइड्रोलिसिस होता है जल के द्वारा और ये अमोनिकल फॉर्म में आ जाता है। जैसे ही अमोनिकल फॉर्म में आता है यहाँ अमोनिया गैस निकलती है, अमोनिकल फॉर्म में भी आपका पौधा इसको ले सकता है लेकिन पूरा नहीं ले पाता है, इसलिए इसका नाइट्रिफिकेशन होता है। नाइट्रिफिकेशन जीवाणुओं द्वारा होता है। वहीं पर कुछ नाइट्रोजन आपकी जैविक पदार्थों के साथ मिलकर फिक्स हो जाती है और यहाँ पर आपका बनता है नाइट्राइट, फिर बनता है नाइट्रेट और ये नाइट्रेट आपका पौधों को मिलता है। वहीं पर अमोनियम नाइट्रेट जैसे फर्टिलाइजर आप देते हैं तो जो अमोनिकल फॉर्म होता है वो सीधा आपके पौधे को मिल जाता है, वहीं पर जो नाइट्रेट फॉर्म होता है वो भी सीधा आपके पौधे को मिल जाता है, उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। चलिए यूरिया से होने वाली अम्लता की अगर हम बात करेंगे तो होता ये कि जब आप यूरिया डालते हैं तो 3 से 4 रूपों में परिवर्तित होता है। अगर आपका पौधा नाइट्रेट ले लेता है तो कोई एसिडिटी नहीं होती है, लेकिन अगर आपका पौधा नाइट्रेट नहीं ले पाता है और उसकी लीचिंग होती है, वो मिट्टी में ज़्यादा देर रहता है तो फिर वहाँ पर आपकी एसिडिटी क्रिएट करता है। वहीं पर फास्फोरस फर्टिलाइजर से होने वाली अम्लता की बात करेंगे तो फास्फोरस भी 2 से 3 जगहों पर परिवर्तित होता है, पौधे के पास जाता है। ये जो एक्सचेंजेस होते हैं इसमें जो H+ आता है वो एसिडिटी क्रिएट करता है।